हेलो यूनिवर्स आर्मी, कैसे हो सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखे होंगे। देखो अपन ने क्या पढ़ा, अपन पढ़ रहे थे सेल डिवीजन। अपन क्या पढ़ रहे थे, सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन में अपन ने पढ़ा सेल साइकिल, और सेल साइकिल का अपन नियमन पढ़ चुके थे। उसमें देखो एक अवस्था थी, अवस्था कौन सी थी, G1 G2। आपको मैं बता चुका था, ये रिकॉल करने के लिए बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में कौन सी फेज आ रही थी, एम फेज। देखो एस अवस्था को अपन क्या बोल रहे थे, आपको पता होगा, तो इसे अपन बोल रहे थे रेप्लिकेशन की अवस्था, रेप्लिकेशन अवस्था। ठीक है, रेप्लिकेशन की अवस्था बोल रहे थे। लेकिन देखो G1 किससे पहले आ रही है, एस अवस्था से पहले आ रही है ना, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, पूर्व रेप्लिकेशन अवस्था। क्या बोल रहे हैं इसे, पूर्व रेप्लिकेशन की अवस्था। G2 को अपन क्या बोलेंगे, अगर ये रेप्लिकेशन एस अवस्था है, इसके बाद में क्या आ रही है, G2 अवस्था आ रही है, तो इसको बोलते हैं अपन बेटा पश्चय रेप्लिकेशन अवस्था। क्या बोलते हैं, पश्चय रेप्लिकेशन अवस्था, पश्चय रेप्लिकेशन अवस्था। एम फेज को क्या बोलते हैं अपन, एम फेज को बोलते हैं विभाजन की अवस्था। इसमें क्या करेगी, कोशिका विभाजन करेगी। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। G1 S यानी तैयारी की अवस्था के बारे में बताया था मैंने आपको, और एम फेज के बारे में बताया था। एम फेज में आपको मैंने बताया था, इसी में क्या होगा, माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस होगा। और इसी में क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस और माइटोसिस का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था, सिंपली बताया था। इसके बारे में अध्ययन करेंगे अपन, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। किसमें, सेल साइकिल में आपको बता चुका हूँ, सेल साइकिल में अपन पढ़ चुके हैं इसके बारे में। सेल साइकिल का नियमन पढ़ चुके हैं, सेल साइकिल पढ़ चुके हैं अपन, इतना पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। अब देखो अपन ने ये पढ़ा, अपन ने ये पढ़ा, तो इसके बारे में अब देखो उदाहरण से समझे। मानव कोशिका होती है अपने पास में, कौन होती है, ह्यूमन सेल होती है। क्या होती है, ह्यूमन सेल होती है। तो ह्यूमन सेल में अगर आप पढ़ के आए हो तो आपको पता है कि ह्यूमन सेल में मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2n बराबर 46 गुणसूत्र होते हैं। और कितनी जोड़ी, यानी n बराबर कितनी, 23 जोड़ी गुणसूत्रों की पाई जाती है। ठीक है, गुणसूत्रों के बारे में अपन आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ के बारे में बता रहा हूँ। तो ये समझो आप, अगर ये क्या है, केंद्रक है, ये क्या है, केंद्रक है, न्यूक्लियस है, और ये क्या है, कोशिका है। ये क्या है, सेल है, और ये क्या है, न्यूक्लियस है या फिर केंद्रक है। आपको पता होगा केंद्रक में कुछ इस प्रकार से क्या पाए जाते हैं, ये जो क्रोमोसोम है या गुणसूत्र है। ठीक है, इसमें ये क्या पाया जा रहा है, डीएनए पाया जा रहा है। इसमें क्या पाया जा रहा है, डीएनए पाया जा रहा है। ये तो एक कोशिका में कितने ऐसे कितने पाए जाएंगे, 46। एक कोशिका में कितने डीएनए पाए जाएंगे या गुणसूत्र पाए जाएंगे, 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे। कितने, 46 क्रोमोसोम या गुणसूत्र। ठीक है, आपको इतना पता होगा कि एक मानव कोशिका है, और मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे, 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे। 23 जोड़ी गुणसूत्रों की पाई जाती है, 46 टोटल पाए जाते हैं। हाँ वो है, अब म्यूटेशन होता है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या चेंज हो जाती है, उसके बारे में मैं बताऊंगा जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे म्यूटेशन वाला। अब तो आपको पता रखना है कि ह्यूमन कोशिका में कितने, वो ध्यान रखना, 23 जोड़ी और कितने, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनका विभाजन कैसे होगा, ये मैं माइटोसिस और मियोसिस के बारे में बताने से पहले बता रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। मियोसिस और माइटोसिस, अगर आपको ये पता होगा कि ह्यूमन सेल में कितने गुणसूत्र और किस टाइप से पाए जाते हैं। तो मानव कोशिका से अपन ने लिया क्या, ये क्रोमोसोम लिया, ये क्या लिया, क्रोमोसोम लिया, यह गुणसूत्र है। इसमें क्या पाया जा रहा है, डीएनए है। ये क्या है, इसमें डीएनए है। क्या है,
डीएनए है कुछ इस टाइप से, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हो गया। ये अपन पढ़ेंगे किसमें, किस चैप्टर में पढ़ेंगे, ये अपन पढ़ेंगे बायोटेक में, पूरा डीएनए पढ़ेंगे। तो ये क्या है, इसमें डीएनए है। तो ये क्या है, एक गुणसूत्र। ये कितना है, एक गुणसूत्र या एक क्रोमोसोम। काइनेटोकोर वाले है, इसके बारे में मैंने बता दिया था पीछे वाले चैप्टर में, थोड़ा ध्यान रखना आप। ये क्या है, डीएनए है। ये क्या है, डीएनए है, और डीएनए कितना, एक है। तो इस डीएनए की मात्रा को क्या बोलते हैं अपन, क्रोमेटिड। इस डीएनए की मात्रा को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। क्रोमेटिड। इस डीएनए की मात्रा को क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटिड। ये क्या है, डीएनए है। अब देखो ये किस फेज में रहता है, जीवन फेज में। किस फेज में, जीवन फेज में। एस अवस्था में क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। एस अवस्था में क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। तो रेप्लिकेशन में क्या होगा, गुणसूत्र की संख्या तो समान होगी। जब अपन रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको इतना तो पता होगा डीएनए प्रतिकृतिकरण में क्या होता है, जो डीएनए है उसकी मात्रा या डीएनए की कॉपीज होती हैं उनकी कॉपीज बढ़ती है या डीएनए की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, क्रोमोसोम की संख्या में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा वो देखो, तो इसमें डीएनए में जो अपने पास में क्रोमेटिड है वो क्रोमेटिड कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। एक मिनट, इसमें जो गुणसूत्र हैं वो तो सेम रहेंगे, लेकिन क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम तो सेम रहेंगे सॉरी, और जो क्रोमेटिड है उनकी संख्या बदल जाएगी। कुछ इस प्रकार से आप समझने की कोशिश करना। तो ये क्या है, डीएनए है। ये क्या है, इसमें डीएनए है। ये क्या है, डीएनए है। ये क्या है, डीएनए है। ये क्या है, एक ही गुणसूत्र है। गुणसूत्र कितना, गुणसूत्र कितना है, एक। मैं किस अवस्था की बात कर रहा हूँ, G2 फेज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो रेप्लिकेशन हो गया। किसमें, एस अवस्था में तो क्या हुआ, रेप्लिकेशन हुआ। तो यहाँ पे क्या है, एक गुणसूत्र है, लेकिन अब की बार ध्यान रखना, ये क्या था, डीएनए था ना, ये क्या था, डीएनए था। अब की बार कितना, 2 डीएनए हो गया ना। तो 2 डीएनए हो गया तो क्रोमेटिड की संख्या कितनी हो गई, डबल हो गई। तो गुणसूत्र एक कोशिका में कितने, 2n हो गए ना। और क्रोमेटिड की संख्या इसमें भी कितना, गुणसूत्र 2n, और क्रोमेटिड की संख्या यहाँ पे कितनी, 2c। क्रोमेटिड को साधारणतः c से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, तो 2c क्या हो जाएगी, इसमें क्रोमेटिड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो क्रोमेटिड कितना हो जाएगा, डीएनए डबल है ना, तो ये देखो 2c होना चाहिए था, कितना, 2c, लेकिन है कितना, 4c, यानी डबल है। कितना है, डबल है। यानी G2 एस फेज में और G2 फेज में क्रोमेटिड की संख्या कितनी रहेगी, 4c, यानी डबल हो जाएगी। और गुणसूत्र कितने रहेंगे, वो रह जाएगा 2n, यानी गुणसूत्र तो सेम रहेंगे लेकिन उनकी क्रोमेटिड की संख्या है, डीएनए की कॉपी है, डीएनए की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको आगे चल के, अभी थोड़ी देर में इस पे क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। देखो इसको क्या बोलते हैं, इनको अपन बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। इनको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। क्रोमेटिड किसको, जो ये है नीचे वाले जो बैंड है, ऊपर वाले बैंड है, इनको क्या बोल रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहूँ तो ले लो, और दोबारा से मैं समझाना चाहूँ तो मैं बता दूं आपको। यह मैं बता रहा था जीवन फेज में। जीवन फेज में क्या, जीवन फेज में गुणसूत्र की संख्या कितनी रहेगी, जो दे रखी है अपने पास में वही रहेगी, 2n। गुणसूत्र के बारे में मैंने बता दिया, मानव सेल के बारे में बता दिया। क्यों बताया था मैंने, वो बताया था क्योंकि अपन इसी में न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, उसके बारे में बता दिया। तो जीवन फेज में देखो गुणसूत्र डीएनए अपने पास में है, तो क्रोमेटिड की संख्या 2c है और गुणसूत्र की संख्या 2n है। लेकिन रेप्लिकेशन में क्या होगा, डीएनए प्रतिकृतिकरण में क्या होगा कि इसमें क्या होगा, डीएनए की कॉपीज बढ़ेगी। क्या होगी, डीएनए की कॉपीज, कॉपी, डीएनए की कॉपी बनेगी किसमें, रेप्लिकेशन एस फेज में। एस फेज के बाद में कौन सी आती है, G2 फेज। तो G2 फेज में क्या होगा, गुणसूत्र तो क्या है, एक ही, यानी 2n ही है। गुणसूत्र चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसमें ध्यान रखना डीएनए की कॉपी बन गई। किसमें, एस अवस्था में भी डीएनए की कॉपी बनी, G2 अवस्था में भी डीएनए की कॉपी बनी। तो इसमें क्रोमेटिड की संख्या कितनी हो जाएगी, डीएनए की मात्रा। अगर क्रोमेटिड को साधारण रूप से रिप्रेजेंट करूं तो क्रोमेटिड क्या है,
क्रोमेटिड क्या है? डीएनए की मात्रा। डीएनए की मात्रा को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। डीएनए की मात्रा को क्या बोल रहे हैं? क्रोमेटिड। यहाँ पे डीएनए डबल हो गया तो अपने पास में 2C से व्यक्त कर रहे थे, लेकिन 2C नहीं है, मैं यहाँ पे काट देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे कितना है? 4C, यानी डबल क्रोमेटिड है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, 1 मिनट। अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोला तिनका तिनका उठाना पड़ता है। बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने से ही अपने को सक्सेस मिलेगी, वरना सक्सेस नहीं मिलेगी। इसलिए अपने को जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी, तब अपना सिलेक्शन होगा। ऐसे तो हजारों बंदे, हजारों क्या लाखों बंदे एग्जाम देते हैं और उनमें से कुछ ही बंदे सेलेक्ट होते हैं या अपने में स्किल डेवलप कर पाते हैं, कुछ ही बंदे। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं बायोलॉजी का पूरा संपूर्ण आपको पूरी संपूर्ण बायोलॉजी पढ़ाऊंगा जो कि नीट में आएगी। आपको मैं ग्रेजुएशन लेवल तक की बायोलॉजी पढ़ा दूंगा, आपको एमएससी लेवल की बायोलॉजी पढ़ा दूंगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन आप जुड़े रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, करते रहना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस फील्ड में बहुत अच्छा करने का प्रयास करूँ। अब देखो, इतनी देर हो गई न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल बोलते हुए। न्यूमेरिकल क्या है? एक मीजोफिल सेल है। मीजोफिल कोशिका में, मीजोफिल कोशिका में जीवन अवस्था में, किसमें? जीवन अवस्था में 2n, गुणसूत्र कितने हैं? 2n। तो गुणसूत्र की संख्या कितने हैं? 2n, या गुणसूत्र 24 है। कितने हैं? 24 है। तो G2 अवस्था में, किसमें? G2 अवस्था बोल दो, अवस्था को अपन इंग्लिश में बोलते हैं फेज, ध्यान रखना। तो G2 फेज में गुणसूत्र, G2 फेज में क्या हो जाएंगे? गुणसूत्र और क्रोमेटिड। क्रोमेटिड, क्रोमेटिड की संख्या या मात्रा बताइए, संख्या या मात्रा बताइए। आगे आप क्वेश्चन पूरा कर लेना। क्या है? एक मेसोफिल कोशिका है। मेसोफिल कोशिका के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया था किसमें? सेल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, तो आप वहां से देख लेना कि मेसोफिल क्या है। देखो, आपको रेगुलेटरी तो बनाए रखनी होगी, क्योंकि मैंने जैसे बायोमोलिक्यूल पढ़ाया तो बायोमोलिक्यूल के टर्म भी इस चैप्टर में यूज हो रहे हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया सेल स्ट्रक्चर, तो सेल स्ट्रक्चर के भी बहुत से टर्म इसमें यूज हो रहे हैं, तो आपको वो चैप्टर पहले तैयार करने होंगे इससे पहले। तो मेसोफिल कोशिका में जीवन अवस्था, जीवन अवस्था में देखो गुणसूत्र 2n है, तो गुणसूत्र 24 है। तो G2 अवस्था में गुणसूत्र व क्रोमेटिड की संख्या या मात्रा बताइए। तो अपन इसको सॉल्यूशन करेंगे तो अपने को पता है G2 अवस्था में, G2 अवस्था से पहले कौन सी अवस्था हो जाती है? एस फेज। कौन सी अवस्था हो जाती है? एस अवस्था। और एस अवस्था में क्या होता है? रेप्लिकेशन की अवस्था। इसे क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन की अवस्था। किसको? एस अवस्था को क्या बोल रहे हैं? रेप्लिकेशन की अवस्था। तो G2 फेज में आपको पता होना चाहिए कि गुणसूत्र कितने हो जाते हैं? गुणसूत्र कितने हो जाते हैं मेरे दोस्त? वो हो जाते हैं 4C। क्या कितने हो जाते हैं? गुणसूत्र तो 2n ही रहते हैं, लेकिन क्रोमेटिड कितना? क्रोमेटिड कितना? वो हो जाता है 4C। क्रोमेटिड कितना? 4C। तो यहाँ पे गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 24 तो गुणसूत्र है, लेकिन क्रोमेटिड कितना है? 24 गुणा 2 मतलब 48। क्रोमेटिड कितना हो जाएगा? 48, या डीएनए की मात्रा कितनी? 48। डबल करना है अपने को। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? फिर से बता देता हूँ कि एक मेसोफिल सेल अपने पास में, मेसोफिल सेल क्या होती है यह मैंने आपको बता दिया था। तो जीवन अवस्था में उसमें गुणसूत्र कितने? गुणसूत्र मैंने बता रखे हैं 2n, 2n यानी जोड़े में है। तो 2n गुणसूत्र मैंने बता रखे कितने? 24 गुणसूत्र है। तो G2 फेज में गुणसूत्र व क्रोमेटिड की संख्या अपने को ज्ञात करनी है।
ध्यान रखना G2 अवस्था से पहले अपने पास में ये क्रम होता है, ये क्रम अपने को रट लेना है, G1S G2 फिर क्या आती है M फेज। तो अब ध्यान रखना G1 अवस्था में कितना 2N और 2C, 2N का मतलब गुणसूत्र 2N और क्रोमेटिड की संख्या 2C, लेकिन S अवस्था में रेप्लिकेशन अवस्था हो जाती है, तो रेप्लिकेशन के बाद में गुणसूत्र तो 2N ही रहते हैं लेकिन क्रोमेटिड की संख्या 4C। लेकिन किसमें G2 अवस्था में गुणसूत्र की संख्या 2N और इसमें क्रोमेटिड की संख्या 4C। ये मैंने आपको बताया है शॉर्ट में ये। उसके बाद में M फेज आ गई। M फेज के बारे में फन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसके अनुसार देखें तो अपने को यहाँ वाली वैल्यू पूछी है और ये दे रखी है, तो अपने को क्या करना है 2N, गुणसूत्र दे रखे हैं 24, गुणसूत्र की संख्या कितनी है 24, तो G2 अवस्था में 2N, तो गुणसूत्र G2 अवस्था में कितने 24। लेकिन ध्यान रखना G1 अवस्था में कितनी 4C, मतलब 4C का मतलब G1 अवस्था में 24 अपने पास में क्रोमेटिड है, तो G2 अवस्था में कितना हो जाएगा, G1 अवस्था में 24 अपने पास में क्या है क्रोमेटिड है, तो G2 अवस्था में कितना हो जाएगा 24 गुणा 2, मतलब अपने को डबल करना है, तो 48 क्रोमेटिड हो जाएंगे। कितने 48। ठीक है, आई होप अभी तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन अपने पास में हो गया, तो एक सेकंड क्वेश्चन देखें। तो एक ह्यूमन है, मानव की यकृत कोशिका में, मानव की यकृत कोशिका में या लीवर सेल में, यकृत या लीवर सेल में 2N, गुणसूत्र कितने, गुणसूत्र कितने वो है 46 गुणसूत्र, और अपने पास में 46 गुणसूत्र व डीएनए कितना, डीएनए 10 पीजी, 10 पीजी क्या है डीएनए है, डीएनए कितना है 10 पीजी, ये क्या है इसकी यूनिट है, किसको डीएनए की मापने को, तो 10 पीजी क्या है डीएनए है। तो G2 अवस्था में, G2 फेज या G2 अवस्था में, G2 अवस्था में गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र की संख्या और डीएनए की मात्रा ज्ञात करें, गुणसूत्र की संख्या व डीएनए की मात्रा, डीएनए की मात्रा ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अपने को समझना होगा कि ये क्वेश्चन क्या है कि मानव की यकृत कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 46 दे रखी है अपने को, किसमें G1 फेज में दे रखी है, और डीएनए की जो मात्रा दे रखी है 10 पीजी दे रखी है, तो G2 अवस्था में गुणसूत्र की संख्या व डीएनए की मात्रा अपने को ध्यान रखना है। G2 अवस्था में पूछा है, तो अपने पास में ये क्रम होता है G1S G2 और M फेज। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे रेप्लिकेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है रेप्लिकेशन होता है, तो रेप्लिकेशन ये पूर्व की अवस्था है, तो यहाँ पे गुणसूत्र 2N और 2C क्या क्रोमेटिड या डीएनए की मात्रा। मैंने आपको बताया था क्रोमेटिड क्या है, एक प्रकार से अपन डीएनए की मात्रा ले सकते हैं या डीएनए की संख्या ले सकते हैं। यहाँ पे रेप्लिकेशन हो गया, तो यहाँ पे गुणसूत्र 2N और 4C क्रोमेटिड, और G2 अवस्था में भी क्या 2N तो गुणसूत्र और 4C क्रोमेटिड की संख्या या डीएनए की संख्या, क्या डीएनए की मात्रा, डीएनए की संख्या या क्रोमेटिड की संख्या। तो अपने पास में G2 फेज में पूछा है, तो G2 फेज में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी जो अपने को दे रखी है 2N, 46 तो गुणसूत्र होंगे, और डीएनए की मात्रा क्या होगी डबल हो जाएगी, और 10 से कितनी हो जाएगी 20 पीजी क्या हो जाएगी डीएनए, डीएनए कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा। मैंने आपको ये बता दिया है, सब में यही नियम लगेगा, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप।
अब अपने पास में सेल साइकिल कंप्लीट हो गया, कंट्रोल इसके कंप्लीट हो गए, एस अवस्था, G2 अवस्था ये अपने पास में कंप्लीट हो गई। अपन पढ़ेंगे अब एम अवस्था। क्या अवस्था, कौन सी अवस्था? एम फेज या एम अवस्था, एम फेज। एम फेज के बारे में अपन पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। एम फेज में देखो, एम फेज को बोलते क्या है? विभाजन की अवस्था। इसको क्या बोल रहे हैं अपन? विभाजन की अवस्था, विभाजन की अवस्था, विभाजन की अवस्था क्या बोलते हैं इसको? विभाजन की अवस्था। किसको? एम फेज को। एम फेज में देखो, एम फेज में क्या होगा? एम फेज 2 होता है। तो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे माइटोसिस। क्या? माइटोसिस। मैंने फर्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत माइटोसिस या समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में मैंने आपको बताया था। किसमें? समसूत्री कोशिका विभाजन होता किसमें है? ये होता है सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल, सोमेटिक को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कायिक कोशिका। क्या बोलते हैं? कायिक कोशिका में क्या होगा? वो होगा समसूत्री कोशिका विभाजन। अगुणित या द्विगुणित भी हो सकती है। तो अगुणित में कैसे होगी, द्विगुणित में कैसे होगी? लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, समसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। गुणसूत्र की संख्या क्या रहती है? समान रहती है। देखो, यह अगुणित में भी हो सकती है और द्विगुणित में भी हो सकती है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में दोनों में हो सकता है। क्या? माइटोसिस। जैसे अपन देखो, हैप्लॉइड की बात करें या अगुणित कोशिकाओं की बात करें तो क्या होगा? समसूत्री कोशिका विभाजन। इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होगा और 2 नहीं, जिसमें डीएनए क्या होगा? डीएनए व गुणसूत्र सेम होंगे तो उनमें क्या बन जाएगी? एन। इनमें डीएनए की क्या बन जाएगी? डीएनए क्या, इसमें क्या बन जाएगी? 2 नई कोशिका बन जाएगी जिसमें 100% क्या? गुणसूत्र सेम है, गुणसूत्र सेम है। इसे अपन बोल सकते हैं क्लोन, क्लोन्स बोल सकते हैं, क्लोन बोल सकते हैं। किसको? ये नई कोशिका बन गई क्योंकि इसके समान 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। नई कोशिका क्या होती है? क्लोन क्या होते हैं? क्लोन के बारे में मैं बताऊंगा जब चैप्टर आएगा अपना। देखो, दूसरी अपने पास में है क्या? 2n। ये क्या है? डिप्लॉइड कोशिका है। डिप्लॉइड कोशिका में समसूत्री कोशिका विभाजन कैसे होगा? वो कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें भी क्या होगा? 100% डीएनए व गुणसूत्र समान होगा और ये बन जाएगा 2n। क्या बन जाएगा? 2n बन जाएगा। और यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है? समसूत्री कोशिका विभाजन। फिर इनमें भी विभाजन हो जाएगा तो नई 4 कोशिका बन जाएगी और वो भी 2n ही होगी। समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होगा? जो लास्ट की कोशिका भी बनेगी ना, वो फर्स्ट कोशिका की क्या होगी? क्लोन होगी। ये क्या होगा? समसूत्री कोशिका विभाजन। जो कि किस में हो रहा है? वो हो रहा है अपने पास में किस में? एक तो हो रहा है कायिक कोशिका में, सोमेटिक सेल में तो होता ही है। अगुणित कोशिका में भी हो सकता है, द्विगुणित कोशिका में भी हो सकता है। उसके बाद में अगर बात करें तो इनके बारे में मैंने आपको बताया। हैप्लॉइड में किस टाइप से होता है, डिप्लॉइड में किस टाइप से होता है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान रहती है। तो इनको क्या बोलते हैं? आपस में यह कोशिकाएं क्या होती है? जो नई कोशिका होती है वो पुरानी कोशिका की क्या होती है? क्लोन होती है। जब मैंने आपको माइटोसिस पढ़ाया था ना, जब मैंने आपको माइटोसिस पढ़ाया था, 1 मिनट, जब मैंने माइटोसिस पढ़ाया था आपको तो एक क्वेश्चन करवाया था। वो करवाया था क्या? 2n से, किस फॉर्मूले से? 2n से। और ये फॉर्मूला क्या था? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मिनट। किसका था? टोटल सेल जो नई बनेगी, टोटल सेल का नया फॉर्मूला क्या बनाया था अपन ने। और इस पे जिस प्रकार से न्यूमेरिकल आ रहे थे नीट में, RUHS में, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, रीट में, जिस टाइप के न्यूमेरिकल आ रहे थे मैंने करवाए थे आपको। और इसका मैंने बताया था 2n। देखो, मैं न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कराऊंगा, फर्स्ट क्लास देख लेना अगर न्यूमेरिकल आपको नहीं आते हैं तो। मैं एक बार फॉर्मूला आपको रिकॉल करा रहा हूँ। 2n, जहाँ पर n बराबर क्या था? समसूत्री, माइटोसिस, समसूत्री
सेल डिवीजन की संख्या, सेल डिवीजन की संख्या। ये क्या था अपने पास में, माइटोसिस में था। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था चैप्टर में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था 2 की पावर n। और इस पे 2 या 3 टाइप से अपन ने क्वेश्चन किए थे, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, जो कि रीट में भी आते हैं, अपने सेकंड ग्रेड में भी आते हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी आते हैं, और नीट में तो अपने पास में ऐसे के ऐसे एज इट इज उठता है। नीट का मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं अदर की बता रहा हूँ कि अदर में भी आता है अपने पास, जो पढ़ाया हुआ है वो अदर एग्जाम में भी होता है। और मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे से बायोलॉजी पढ़ते हो ना, आप किसी भी एग्जाम में उठा के देख लेना, बायोलॉजी के क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, अगर आप दिल और दिमाग से मेरे साथ बायोलॉजी पढ़ते हो तो। तो आज के लिए इतना ही। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करते रहना, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना। आप सपोर्ट बनाए रखेंगे तो मैं बहुत कुछ अच्छा कर पाऊँगा। अगर आप सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं दे पाऊँगा आपको। इसीलिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, और अगर आप क्लास समझ में नहीं आए तो डिसलाइक कर दीजिए। वो अपने पास में वो नहीं है कि अगर आपको क्लास पसंद आए ना तो ही लाइक करना, अगर आपको क्लास पसंद नहीं आती है तो बेझिझक आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन आप उस पार्ट को कमेंट करके बताना कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ताकि मैं अपने आप में और ज़्यादा सुधार कर सकूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।